आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल महाअध्ययन में। वीडियो को लाइक करें और फटाफट से चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें। आज हम करने जा रहे हैं हमारी 8वीं कक्षा की सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट और वर्कशीट नंबर है 05 और आज की तारीख है 9 अक्टूबर। हमारा पाठ चल रहा था संसाधन एवं विकास और उसी से हम आज पढ़ने जा रहे हैं नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण। तो नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन आपको याद होगा कि ये क्या होते हैं, लेकिन मैं एक बार आपको फिर से याद दिला देती हूँ। नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन उसे कहते हैं जो दोबारा से पहले जैसे होने की क्षमता रखते हैं, जिसमें हमने पढ़ा था कि हवा वापस तरोताजा हो जाती है, पानी दोबारा से पहले जैसा हो जाता है और इसी तरह की चीज़ें हमने पढ़ी थी। वन, हम पेड़ों का इस्तेमाल करते हैं, मिट्टी का, वन के साथ साथ मृदा का इस्तेमाल करते हैं और कुछ समय के बाद वो दोबारा पहले जैसी हो जाती हैं। तो आइए आज हम पढ़ रहे हैं ऐसी चीज़ें जो पहले जैसी हो सकती हैं या हमें और दोबारा और नई मिल सकती हैं, उनका संरक्षण यानी कि उनकी सुरक्षा कैसे की जाए। और हम साथ में ये भी जानेंगे कि इनकी सुरक्षा की क्यों जाए। तो इन सब बातों को जानने के लिए हम पढ़ना शुरू करते हैं अपनी वर्कशीट को। हमने पहले जाना कि संसाधनों का संरक्षण हमारे लिए क्यों ज़रूरी है। बिल्कुल ठीक बात, हम ये जान चुके हैं। इन संसाधनों में बहुत से ऐसे हैं जिनका कितना भी प्रयोग करो वो कम नहीं पड़ते और बहुत से ऐसे हैं जो एक ही बार प्रयोग किए जा सकते हैं, जिनको दोबारा नहीं बनाया जा सकता। बिल्कुल ठीक बात है। पानी, हवा का जितना प्रयोग करेंगे वो उतनी की उतनी रहेगी, लेकिन अगर हम कोयले का प्रयोग कर लें, एक बार पेट्रोल का प्रयोग कर लें, तो वो दोबारा उसका प्रयोग नहीं कर सकते क्योंकि वो प्रयोग करने के बाद ख़त्म हो जाते हैं। और इन्हें हम क्रमशः नवीकरणीय और अनवीकरणीय संसाधनों के नाम से जानते हैं। नवीकरणीय जो दोबारा नए बन गए, अनवीकरणीय जो एक बार प्रयोग करने के बाद खत्म हो गए। तो आओ अब हम नवीकरणीय और अनवीकरणीय संसाधनों के संरक्षण यानी कि इनके बचाव और सुरक्षा पर चर्चा करें। तो सबसे पहले बात करते हैं हम नवीकरणीय संसाधनों की। नवीकरणीय संसाधन शीघ्रता से नवीकृत यानी दोबारा पहले वाली अवस्था में आ जाते हैं। फिर से पढ़ते हैं। नवीकरणीय संसाधन बहुत ही जल्दी नए हो जाते हैं या फिर दोबारा से अपनी पहली जैसी अवस्था में आ जाते हैं, लेकिन फिर भी कुछ नवीकरणीय संसाधनों जैसे जल, मृदा यानी कि मिट्टी, वायु यानी कि हवा और वन यानी कि हमारे पेड़ और जंगल का लापरवाही से उपयोग उनके भंडारण को प्रभावित कर सकता है। देखिए कितनी महत्वपूर्ण बात लिखी है। ये सभी चीज़ें दोबारा पहले जैसी हो जाती हैं, लेकिन अगर हम इनका गलत तरीके से प्रयोग करेंगे या लापरवाही से प्रयोग करेंगे तो इनका भंडार भी प्रभावित हो सकता है। इसके लिए जैसे यहाँ पर उदाहरण दिया है हमें कि जल की कमी और प्राकृतिक जल स्रोत मतलब जो प्रकृति से हमें जल के जो भी जल के स्रोत हैं यानी जल को देने वाले माध्यम हैं, जैसे कि झरना, नदी। प्राकृतिक जल स्रोतों का सूखना आज विश्व के बहुत से भागों में एक बड़ी समस्या है। देखिए लिखा है ना, क्योंकि हम चीज़ों का गलत तरीके से प्रयोग कर रहे हैं इसलिए जल की कमी होती जा रही है, प्राकृतिक जल स्रोत सूखते जा रहे हैं। और उसी प्रकार भूमि की खुदाई और जंगलों की लगातार कटाई से प्राकृतिक आपदाओं का बार बार दस्तक देना मानव जीवन के लिए बहुत बड़ी परेशानी खड़ी कर सकता है। आप जानते ही हैं, हम जो भूमि की खुदाई करते हैं, आपको पता ही है ना, बड़े बड़े पुल बनाने के लिए, अंडरग्राउंड टनल्स यानी ज़मीन के अंदर सुरंगें बनाने के लिए हम ज़मीन की बहुत खुदाई करते हैं। और बहुत बड़े बड़े पुल नदियों पर जो बनाते हैं उसके लिए भी हमें कितनी गहराई तक खंभों को गाड़ना पड़ता है, या ज़मीन के अंदर जब हम इन सब चीज़ों को लगाते हैं तो उसकी
किस तरह से हमें खुदाई करनी पड़ती है। तो ये जो खुदाई है इसकी वजह से ज़मीन के अंदर की चट्टानें खिसकती हैं, उस वज़न की वजह से, उस खुदाई की वजह से, जिसकी वजह से आप जानते ही होंगे अक्सर भूकंप आने की एक वजह ये भी है। और अब बढ़ते हैं आगे। जंगलों की कटाई के बारे में भी आप जानते हैं, जंगलों की कटाई लगातार होगी तो बादल कैसे बनेंगे, और बादल नहीं बनेंगे तो बारिश कैसे होगी, और अगर बारिश नहीं होगी तो प्राकृतिक जल स्रोत जैसे झरना, नदी, ये भरपूर तरीके से बहेंगी कैसे, यानी कि ये सूख जाएंगी। तो अब बढ़ते हैं आगे। आओ पता लगाएं और सूची बनाएं। यहाँ पर इन्होंने हमसे पूछा है, अगर धरती पर पीने योग्य जल कम हो जाए तो आपके जीवन पर क्या प्रभाव होगा। आपको तो पता ही है, अगर पीने योग्य जल कम हो गया तो मानव और सभी जीव जंतुओं का जीवन खतरे में पड़ जाएगा, क्योंकि पानी के बिना तो हम में से कोई भी नहीं रह सकता। तो अगर पानी कम हो गया तो हम अपने जीवन से हाथ धो सकते हैं। तो ये रहा इसका उत्तर आपके लिए, फटाफट से लिख लीजिए। अब बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। इन्होंने हमसे पूछा है, अगर धरती पर जंगल समाप्त होते जाएंगे तो क्या होगा। हम अच्छे तरीके से जानते हैं, अगर जंगल समाप्त हो गए तो बादल नहीं बनेंगे, बारिश नहीं होगी, पानी नहीं रहेगा। ये हुई एक बात। जंगल नहीं रहेंगे तो जंगल में रहने वाले जीव जंतु, उन्हें भोजन नहीं मिलेगा, वो मर जाएंगे। और कुछ जीव जंतु शहरों की ओर, गांवों की ओर भागने लगेंगे भोजन की तलाश में। तो कितनी सारी समस्याएं खड़ी हो जाएंगी। आप जो भी लिखना चाहें इसका उत्तर लिख सकते हैं। मैंने आपके लिए छोटा सा उत्तर लिखा है ये। अब बढ़ते हैं आगे। जंगलों के समाप्त होने से सभी वन्य जीव और मानव जीवन खतरे में पड़ जाएगा। अब देखिए, इन्होंने हमसे कहा है, प्रत्येक व्यक्ति संसाधनों की सुरक्षा यानी संरक्षण में अपना योगदान दे सकता है। कुछ उपाय दिए गए हैं। इन्होंने हमें कुछ उपाय बताए हैं अलग अलग चीज़ों की सुरक्षा यानी कि संरक्षण के लिए, और बाकी सब उपाय हमें सोच कर लिखने हैं। जैसे जल का संरक्षण पर इन्होंने 3 पॉइंट, हमें 2 पॉइंट बताए हैं और 3 पॉइंट हमें सोच कर लिखने हैं। बिल्कुल इसी तरीके से भूमि पर इन्होंने 3 पॉइंट लिखे हैं भूमि को यानी कि मृदा को बचाने के लिए, और 2 हमें सोच कर लिखने हैं। और इसी तरीके से वायु पर, और इसी तरीके से वन पर। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, जल संरक्षण के 2 तरीके, 2 बातें इन्होंने हमें बताई हैं कि पीने के पानी से गाड़ी और सड़क जैसी चीज़ों को नहीं धोना चाहिए, और जो भी हम दैनिक काम करते हैं उसमें हमें पानी को बेकार नहीं करना चाहिए, पानी का संभल कर इस्तेमाल करना चाहिए। इसी तरीके से मिट्टी को बचाने के लिए इन्होंने हमें बताया है, उपजाऊ भूमि को कृषि के लिए प्रयोग करना चाहिए, और मकान, उद्योग आदि को बनाने के वक्त हमें बंजर जमीन का या कम उपजाऊ जमीन का प्रयोग करना चाहिए। क्या मतलब? मतलब ये कि जो जमीन खेती के लायक है, जिसके अंदर कृषि करने की क्षमता है, जिस जमीन में फसल हो सकती है, उस जमीन को घर बनाकर बर्बाद ना करें। घर या उद्योग उन जगहों पर बनाएं जिस जमीन का प्रयोग इन कामों के लिए नहीं हो सकता। और प्लास्टिक का उपयोग ना करें। प्लास्टिक का उपयोग करने से भी जो मृदा है, मिट्टी है, उसकी क्षमता कम होती है। उसके बाद वायु का संरक्षण यानी हवा की सुरक्षा कैसे की जाए, तो इन्होंने हमें बताया है, प्लास्टिक या पत्तों या किसी भी दूसरे प्रकार के पदार्थों को ना जलाना, क्योंकि जलाने से जितनी भी चीजें या जितनी भी प्रकार की गैसें उत्पन्न होती हैं, उनमें से ज़्यादातर सभी हमारे लिए और हमारे पर्यावरण के लिए हानिकारक होती हैं। वो सभी हवा में मिल जाती हैं और हवा को दूषित कर देती हैं। इसके अलावा पौधे लगाना व पत्तियों को न तोड़ना, मतलब अगर हम चाहते हैं हम हमारी हवा की रक्षा कर सकें तो उसके लिए हमें बहुत सारे पौधे लगाने चाहिए, पेड़ लगाने चाहिए, और उनकी पत्तियों को तोड़ना नहीं चाहिए। बहुत सारे बच्चों को आदत होती है, जहाँ कोई पेड़ पौधा देखा वहीं पत्ते तोड़ना शुरू, तो ये भी हमें नहीं करना चाहिए। चलो तो अब देखते हैं कि वनों को कैसे बचाएं। कागजों को ना फाड़ें, क्योंकि कागज पेड़ों से बनते हैं। आपको पता ही होगा कि एक लंबी प्रक्रिया के बाद कुछ निश्चित प्रकार के जो पेड़ होते हैं
उनकी टहनियों से, छालों से कागज बनाए जाते हैं। तो इसलिए कागजों को बहुत सोच समझ कर इस्तेमाल करें। आप जितने कम कागज का प्रयोग करेंगे, कम कॉपीज खरीदेंगे, उतना ही पेड़ों की कटाई भी कम होगी। उसके बाद अगर हम किसी के जन्मदिन पर जा रहे हैं तो हमें उसे गिफ्ट देना है, तो गिफ्ट में हम उसे पौधा दें, क्योंकि पौधा देने से पौधों की प्रजातियों को बढ़ावा मिलेगा और उनका जीवन चलता रहेगा। तो अब चलो हम बाकी उत्तर लिख देते हैं। तो जल संरक्षण के कुछ 3 उपाय हमने लिखे हैं कि बर्तन धोते हुए पानी का सतर्कता से प्रयोग करें। कई बार आपने देखा होगा और कई बार हो सकता है आप खुद भी ऐसा करते हो कि हम टंकी खुली छोड़ देते हैं और बर्तनों को धोते रहते हैं। उस वक्त हमें, जिस वक्त हम बर्तनों को मांज रहे हैं, टंकी बंद कर देनी चाहिए और बर्तनों को धोते हुए उसे खोलना चाहिए और पानी की धार यानी रफ्तार भी कम रखनी चाहिए। पानी की तेज रफ्तार से भी बर्तन उसी प्रकार धुलेंगे और कम से भी, और हमारी गति तो पानी की गति के साथ तेज नहीं होती, इसलिए पानी की बहाव को कम रखकर बर्तनों को धोएं। जब दातुन करते हैं तो कई लोग नल खुला ही छोड़ देते हैं, उसे बंद कर दें। पानी से खेलें नहीं। बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे बड़े पानी से खेलने लगते हैं। पानी खेलने के लिए या व्यर्थ करने के लिए नहीं है। और भूमि का संरक्षण किस तरह करें? तो भूमि का संरक्षण करने के लिए हम जो काम कर सकते हैं वो ये कि जो भूमि में हम रसायन उर्वरक डालते हैं खेती करने के लिए, उसकी उपजाऊ क्षमता को बढ़ाने के लिए उर्वरकों का प्रयोग करते हैं, उनका प्रयोग करने से पहले उस मिट्टी को जांच लें कि उसे कौन से केमिकल की, रसायन की या उर्वरक की ज़रूरत है। सारे उर्वरक उसमें या सारे रसायन पदार्थ उसमें ना डाले जाएं, क्योंकि ऐसा करने से भी मिट्टी खराब होती है। दूसरा, जो भी रासायनिक वस्तुएं होती हैं उन्हें इधर उधर नहीं फेंकें। जैसे फ़ोन की बैटरी, आपको पता है फ़ोन की बैटरी के अंदर बहुत जो केमिकल होता है वो हमारी ज़मीन को बहुत नुकसान पहुंचाता है, वो विस्फोटक भी हो सकता है। तो इसलिए हमें ये सब चीज़ें जहाँ से हम फ़ोन लेते हैं वापस वहीं जमा कर देनी चाहिए, ताकि वो वापस कंपनी में जाए और कंपनी उनको ठीक तरीके से उसको डिस्पोज कर दे, यानी उसे ठीक तरीके से ख़त्म कर दे। आगे बढ़े वायु संरक्षण की ओर। तो कारखानों को आबादी से दूर लगाना चाहिए, क्योंकि कारखाने अगर आबादी के बीच में लगेंगे तो वहाँ पर पेड़ पौधे कम हैं, जो भी हवा दूषित होगी उससे लोगों को नुकसान होगा और हवा साफ भी नहीं हो पाएगी। लेकिन अगर आबादी से दूर ऐसी जगहों पर लगाएं जहाँ पर लोग नहीं रहते और वहाँ पे पेड़ पौधे खूब अच्छी मात्रा में हैं, तो कारखानों से निकलने वाली हवा पेड़ पौधों के ज़रिए से साफ होने के अवसर या चांस बढ़ जाते हैं। और इसी तरीके से जब हम घर में भोजन बनाते हैं तो उसके लिए लकड़ी, गोबर आदि जैसा ईंधन प्रयोग करने की जगह पर हम बिजली या एलपीजी का, आपको पता है ना हम सिलेंडर में कौन सी गैस इस्तेमाल करते हैं? लिक्विड पेट्रोलियम गैस, एलपीजी का प्रयोग करते हैं, तो हमें उसका उपयोग करना चाहिए। उसके बाद अधिक से अधिक पेड़ पौधे लगाने चाहिए, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगाएंगे तो हवा वो साफ करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड लेंगे और ऑक्सीजन देंगे। अब हम बढ़ते हैं वन संरक्षण की ओर। तो हम क्या कर सकते हैं? पेड़ों को काटने की जगह पर उनकी सूखी हुई शाखा या सूखे हुए पेड़ों का इस्तेमाल करें। एक पेड़ को काटें तो उसके स्थान पर कम से कम 2 पेड़ लगाएं। भवन या उद्योग निर्माण के लिए पेड़ों की कटाई ना करें। मैं उम्मीद करती हूँ मेरे प्यारे बच्चों, आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और समझ आई होगी। आगे बढ़ने से पहले और वीडियो को हम आगे करें या अपने क्वेश्चन आंसर को करें, उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आपको वीडियो अगर अच्छी लग रही है तो आपकी वीडियो के नीचे लाइक का बटन है, तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें और इसे अपने फ्रेंड्स के साथ, दूसरे सेक्शंस के स्टूडेंट्स के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। वीडियो के नीचे शेयर का ऑप्शन है, वहाँ से आप इसे व्हाट्सएप पर और दूसरे माध्यम से शेयर कर सकते हैं। और अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के ठीक नीचे एक बटन है रेड कलर का जिस पर लिखा है सब्सक्राइब, उसे क्लिक कर दें। कलर चेंज मतलब चैनल सब्सक्राइब।
और आपको फिर दूसरी सभी नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेंगे। तो अब करते हैं हम अपना पहला प्रश्न। देखें तो आज हमने क्या क्या सीखा। कुछ बच्चों का कहना है कि वो उत्तर लिख नहीं पाते पढ़ाने के साथ साथ, तो मैं आपके लिए चारों प्रश्नों के उत्तर लिख देती हूँ, या एक एक करके मैं पहले ही प्रश्न का उत्तर सामने ले आती हूँ और फिर समझाते हुए चलती हूँ, ताकि आप इतनी देर में लिख भी सकें। तो यहाँ पर है पहला प्रश्न कि नवीकरणीय संसाधन किन्हें कहते हैं। वे संसाधन जो शीघ्रता से नवीकृत या पुनः पूर्व अवस्था में आ जाते हैं, वे नवीकरणीय संसाधन कहलाते हैं। और ये तो हमने अभी अभी पढ़ा ही था। फिर हमारे पास है दूसरा प्रश्न। हमसे पूछा गया है पानी के दुरुपयोग को कैसे रोका जा सकता है। तो हम इसके बहुत सारे तरीके जान ही चुके हैं अपनी वर्कशीट में, और कुछ और बातें कि हम इसे रोकें कैसे। तो इसके लिए हमें दो काम करने चाहिए। एक तो लोगों के बीच जागरूकता फैलानी चाहिए, और दूसरा हमें खुद के अंदर बदलाव करना चाहिए। क्यों? क्योंकि अक्सर हम दूसरों को तो सीख देते हैं कि वो गलत ना करे, लेकिन खुद ही गलतियां करते हैं। तो अपने अंदर बदलाव लाएं और दूसरों के अंदर बदलाव लाने के लिए जागरूकता फैलाएं। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपको मैं फिर याद दिला दूं, सामाजिक विज्ञान के विद्यार्थी सब सिर्फ चीज़ों को पढ़ते नहीं हैं, उसे अपने जीवन में लाते हैं, ताकि एक खुशहाल जीवन जिया जा सके। तो अब बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। जंगल के संरक्षण के लिए आपके क्या सुझाव हैं। हमारा सुझाव है कि जो भी लोग पेड़ काटते हैं उन पर ऊंचा शुल्क यानी कि फाइन लगाया जाए, ताकि वो पेड़ों को काटने से डरें। और दूसरा, वन्य जीवों की तरह जंगलों के लिए भी जगहों को आरक्षित किया जाना चाहिए। आपको पता ही है कि जो भी वन्य जीव जिनकी प्रजाति दिन रोज कम होती जा रही हैं, और जो अभी मौजूदा स्थितियों में पूरी मात्रा में भी हैं, उन सभी को सुरक्षा देने के लिए जगहों को आरक्षित कर दिया गया है। बिल्कुल इसी तरह से जंगलों को भी आरक्षित कर दिया जाए कि वहां से कोई भी पेड़ न काट सके। तो अब बढ़ते हैं हम चौथे प्रश्न की ओर। भविष्य के लिए संसाधन और संरक्षण क्यों जरूरी है। भविष्य के लिए संसाधन संरक्षण इसलिए जरूरी है ताकि आने वाली पीढ़ी भी उनका उपयोग कर सके। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये हुई आज की हमारी वर्कशीट। वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा अगर अभी तक नहीं की है तो। और हम फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में, नई वर्कशीट के साथ, नए ज्ञान के साथ। तब तक के लिए खुश रहें, स्वस्थ रहें। वीडियो को देखने के लिए थैंक यू।